I would like to call Dr. Sophia Umair Bajwa, Chief IVF Consultant, for a brief lecture on Master Training in TVS and Hysteroscopy. Please put your hands together for Dr. Sophia Umair Bajwa. आप लोग हमारे गेस्ट्स हैं और मैं आप लोगों के साथ कुछ नॉलेज शेयर आज करूंगी और मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। आमना ने हमारे एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दिया। इसके अंदर देखिए ये बात बहुत अहम है कि हमें फर्टिलिटी को लेके मी माई सेल्फ एंड माई हस्बैंड वी आर बोथ वेरी पैशनेट। और ये जो हमने बात की कि हमारा इसमें मेन पर्पस ये भी है कि हम फर्टिलिटी से रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाएं और इसीलिए ये एक्टिविटी भी हमने ऑर्गेनाइज की है किसी हद तक कि हम फर्टिलिटी से रिलेटेड जो है डॉक्टर्स को एजुकेट करें और फर्टिलिटी से रिलेटेड उनकी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए खासतौर पे यूट्यूब और टिकटॉक के जरिए भी वीडियोस बनाने का ये मकसद है कि किसी हद तक हम पेशेंट्स के डोर स्टेप तक जाते हैं और उनकी जुबान में आसान अल्फाज में उनको फर्टिलिटी से रिलेटेड तमाम मसाइल के बारे में हम लोग एजुकेट करते हैं। एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी फैमिली फर्टिलिटी रिसर्च एंड आईवीएफ सेंटर का। ये रिसेंटली हमने 2024 में आईवीएफ में रिसर्च स्टार्ट की है और एस्पायर रिप्रोडक्टिव कॉन्फ्रेंस 2025 में मैंने अपनी एक फर्स्ट रिसर्च प्रेजेंट किया जिसमें हमने 2 तरह के आईवीएफ के प्रोटोकॉल्स को कंपेयर किया और उनके अंदर आईवीएफ इक्सी के आउटकम्स देखे। This was briefly my research in which we compared IVF protocols with oral dydrogesterone versus GnRH antagonist for ovulation inhibition in normoresponders in IVF. So this was the start of our research in IVF and inshallah we will continue because what I have seen at all international conferences, I have been to Aspire and RCOG and ESHRE, यहाँ पे बहुत कंट्रीज की रिसर्च होती है और पाकिस्तान की रिसर्च ना होने के बराबर होती है। तो ये कॉन्फ्रेंसेस फर्स्ट तो मैंने 2023 और 22 में जब अटेंड करनी शुरू की तो मैंने ये बहुत नोटिस किया कि हम लोग बाकी सब मामलात की तरह रिसर्च में भी बहुत पीछे रह गए हैं। तो चूंकि हम लोग फर्टिलिटी का काफी एक्टिव काम करते हैं तो आई थिंक इट वाज टाइम कि वी स्टार्ट रिसर्च। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव स्टार्टेड एंड होपफुली वी शुड बी एबल टू कंटिन्यू। थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ अपने एक तो मैंने आपको रिसर्च अपना प्रोटोकॉल ये दिखाना था, दूसरा मैं आप लोगों के साथ एक अपनी केस रिपोर्ट शेयर करना चाहूंगी बिकॉज वो इंटरेस्टिंग होती हैं। आप जैसे डॉक्टर्स माशाल्लाह जो बिजी गायनेकोलॉजिस्ट हैं अपने शहरों में वो ये पेशेंट्स इनकाउंटर करते हैं। ये जो फर्स्ट हमारी ये केस रिपोर्ट थी ऑन अ केस विद डबल यूट्रस, ये भी मुझे एक डॉक्टर सवेरा जेहलम में होती है, उनका पेशेंट था। सो अगेन शी वाज अ रेफरल पेशेंट जस्ट लाइक ऑल यू गाइस, आप लोग हमारे पेशेंट्स रेफर करते हैं। सो डबल यूट्रस वाली पेशेंट थी, उसकी हमने एमआरआई के बाद हिस्टेरोस्कोपिक मैपिंग की हुई थी और उस हिसाब से हमने उनका एम्ब्रियो ट्रांसफर किया एंड शी हैड अ सक्सेसफुल आईवीएफ प्रेगनेंसी आउटकम। इट इज अ केस विद डबल ट्विन प्रेगनेंसी ऑन अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज के बाद आईवीएफ ट्विन प्रेगनेंसी चली और वो टर्म तक पहुंची और पेशेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह ट्विन्स टर्म के ऊपर डिलीवर किए। तो ये वो पेशेंट थी, शी हैड इनकी पहले ट्विन आईवीएफ प्रेगनेंसी फर्स्ट टाइम हुई और 27-28 वीक्स पे जाके इन्होंने एक्सपेल कर दिया और दोनों बच्चे सर्वाइव नहीं किए। उसके बाद इस पेशेंट ने सेकंड एम्ब्रियो ट्रांसफर सिंगल कराया था, उसमें इसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। थर्ड एम्ब्रियो ट्रांसफर सिंगल कराया था, इसकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। उसके बाद हमने इसको लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज लगा के उसके बाद जब इसका ट्विन ट्रांसफर किया तो अगेन इसकी ट्विन प्रेगनेंसी हो गई और उसमें बिल्कुल सर्वाइकल लेंथ जो थी वो अलॉन्ग द वीक्स हमने देखी और टिल टर्म उसकी सर्वाइकल लेंथ पूरी थी 35 वीक्स तक। अराउंड 37 वीक्स के अराउंड अबाउट उसको प्री क्लैम्पशिया डेवलप हुआ, उसका सिजेरियन हुआ और उस पेशेंट ने 2 हेल्थी बच्चे डिलीवर किए। सो ये हमारी आरसीओजी में आने वाले दिनों में अभी ये प्रेजेंट होगा ये वाली हमारी टॉक। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था दैट वी हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च और इस तरह के अनयूजुअल केसेस में आई टेक अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट वी गेट पॉजिटिव आउटकम्स आल्सो। जी सो इट इज इन सीटू ही है, वी हैव डन अ फ्यू पेशेंट्स लेप्रोस्कोपिक सर्कलाज, ऑल ऑफ देम उनमें से 2-3 के बच्चे हो भी गए हैं तो इट विल बी लेफ्ट इन प्लेस एंड इट विल वर्क फॉर फ्यूचर प्रेगनेंसी ऑल्सो। इन्फेक्टेड नहीं होगा? नहीं, उसको कुछ भी नहीं होगा। और उसमें इलेक्टिव सिजेरियन आप करें, ब्लैडर को रिफ्लेक्ट करें, उसके नीचे ही मर्सलिन टेप पड़ी होगी, उसको अपनी जगह पे छोड़ दें, सिजेरियन करें और उसके बाद वो पेशेंट को बताएं कि वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए भी वही सर्कलाज से चलेगी। What is transvaginal scanning? It is basically an endocavity probe which is placed inside the vagina after applying a condom on it and lubricating gel. And then there are 2 planes in which we do a transvaginal scan. One is the sagittal plane and one is a coronal plane. So when we start scanning in the sagittal plane when the thumb is at 12 o'clock. And then we try to identify the uterus. We find the longitudinal axis of the uterus. Usme retroverted uterus will be away from the bladder and anteverted will be towards the bladder. I will just show you an image. So this is scanning in the sagittal plane. And जिसमें बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ये जो ऊपर वाला इमेज है that is an anteverted uterus, जो उसके नीचे वाला इमेज है that is a retroverted uterus. So that is what we see. We see the uterus in the longitudinal plane in the sagittal when we do the TVS in the sagittal plane.
And then when we do the TVS in the sagittal plane, we move the probe transversely to see the adnexa towards the right and the left to identify the right and the left adnexa respectively. And then after doing that, we turn the probe, we take our thumb to 9 o'clock position and then we take it to the adnexa. And so इसको आम जबान में मैं यूजुअली जब थंब को 12 o'clock पे रखते हैं, हम उसे कहते हैं कि हमने प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल रखा हुआ है. जब आप प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल रखते हैं तो मूवमेंट ट्रांसवर्स होती है. दैट इज हाउ आई रिमेंबर कि जब प्रोब लॉन्गिट्यूडनल है तो मूवमेंट प्रोब की ट्रांसवर्स होगी. जब प्रोब को ट्रांसवर्स में किया तो तब मूवमेंट उस एडिनेक्सास में जाके लॉन्गिट्यूडनल होगी. दैट इज हाउ आई रिमेंबर. मे बी आपको भी ये चीज हेल्प करे. सो अगेन मैं एक दफा रिपीट करती हूँ. जब हमने प्रोब को लॉन्गिट्यूडनल में रखा, थंब इज एट 12 o'clock, दैट इज व्हेन यू मूव द प्रोब ट्रांसवर्सली. जब हमने प्रोब को ट्रांसवर्स कर दिया तो एडिनेक्सास में जाके यू मूव द प्रोब लॉन्गिट्यूडनल. ये भी मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगी अगर आप लोग चाहिए. So this is the size of the, this is the position of the uterus. Again, retroverted uterus will be away from the bladder and anteverted will be towards the bladder. ये इस स्कैन में ये मशीन की सेटिंग ऐसे है कि दिस इज द राइट साइड ऑफ द पेशेंट. दिस इज द, जब हम लोग इसमें जब अपना प्रोब ट्रांसवर्स करेंगे, यानी कि जब हम कॉर्नल सेक्शन में स्कैनिंग करेंगे, so then you will be able to pick bicornuate uterus. All these Mullerian abnormalities, we usually 90% of the times I pick them up in clinic because you will be the first person seeing the patient in clinic and उसके बाद you can go ahead and do MRI. इसके थ्रू आप लोग vaginal septum आप लोग diagnose कर सकते हैं और इसमें Mullerian abnormalities बड़ी clearly TVS पे diagnose हो जाती हैं. So transverse पे when you start scanning from one end to the other, eventually you will see two cavities. So या तो इनमें septum है या bicornuate uterus है, और अगर ये दोनों separate हो जाएंगी बिल्कुल तो double uterus है. Polyp you can see very clearly. Polyp अभी हम आपको एक patient हमारे पास है, हम आपको endometrial polyp भी दिखाएंगे. Then fibroids and adenomyosis. So when you start looking at these images and then when you start scanning your patient, I'm sure आप लोग रोज देखते भी होंगे कि ये सबसे कॉमन वाली जो हमारी चीजें हैं जो हम लोगों को टीवीएस में दिखती है. PCOS एज वी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि PCOS इज वेरी कॉमन. आई थिंक हम लोग ऑलमोस्ट डेली ही PCOS हम सब देखते हैं. एंडोमेट्रियोसिस का आज हमने एक पेशेंट का स्कैन किया. ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस, टिपिकल चॉकलेट सिस्ट है ऑन दी TVS. ओवेरियन ट्यूमर, TVS से हमें पता चल जाता है कि ओवेरियन ट्यूमर. आई एम श्योर आप लोगों को भी चल जाता है पता. यूजुअली हम लोग सर्जरी से पहले हमें आइडिया हो जाता है फ्रॉम ट्रांसवेजाइनल स्कैनिंग. ऑनेस्टली मुझे लगता है ओवरी की इमेजिंग का बेस्ट जो मोडालिटी है दैट इज TVS. आई डोंट थिंक इट इज MRI और CT स्कैन. मैं अपने TVS पे जितना रिलाय करती हूँ ना, मैं अपने रेडियोलॉजिस्ट या इवन MRI पे भी नहीं रिलाय करती. उसके थ्रू हम लोग प्लान करते हैं कि OT में क्या होगा, OT में प्लानिंग कैसे. सो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बेड साइड डायग्नोसिस TVS में होना चाहिए. और हमें इवन ट्यूमर का भी पता विद एक्सपीरियंस हम लोग सब लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये कुछ अनयूजुअल सी चीज है. सो दिस इज नॉट नॉर्मल. एंड देन अ सिंपल सिस्ट, बिल्कुल सिंपल हाइपोएकोइक स्ट्रक्चर, बल्कि एनेकोइक कहना चाहिए, जेट ब्लैक अपीयरेंस. इट इज अ सिंपल सिस्ट. हाइड्रोसेल्पिंग्स में आप लोग कह रहे थे कॉग वी अपीयरेंस, देखिए इसमें ना सेप्टेशंस ही होंगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू सी पेशेंट विद हाइड्रोसेल्पिंग्स, they will definitely need a diagnostic laparoscopy, and many of them, most of them will have bilateral tubal blockage. They will need IVF. So ये वो patients हैं जिनकी tubal clipping जो है वो जरूरी है embryo transfer से पहले for success of IVF. तो इस केस में अगेन ये भी आप लोग when you start looking, आप लोग I'm sure देखते होंगे. many of you are you are very experienced. आप लोग ये देखते भी होंगे और I'm sure आप लोग ये diagnose भी करते होंगे. जो लोग TVS में नए हैं उन लोगों के लिए है कि वो लोग देखें कि हाइड्रोसेल्पिंग्स की अपीयरेंस कैसी होती है. देखिए कंपेयर टू सिंपल सिस्ट और इवन एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, उसमें कोई सेप्टेशंस नहीं है और मैलिग्नेंसी की लुक बिल्कुल डिफरेंट है. इसमें जो सेप्टेशंस है ना, कॉगवील जैसे वो जो क्या कहते हैं उसे, जो की एक अपीयरेंस है. तो देखा जाए तो वैसी तो नहीं है, लेकिन अगेन किसी हद तक उसमें सेप्टेशंस आ रही हैं. तो ये जो है ना, दिस इज पैथोग्नोमिक फॉर हाइड्रोसेल्पिंग्स. हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसीज, आई डोंट नो आप लोगों ने कितनी देखी हैं, लेकिन मैंने तो अपने पिछले 6-7 सालों में डॉक्टर साहब ने आई थिंक 3 से 4 हमने बहुत सारी देखी हैं. और उनमें से बहुत सारी की हमने लेप्रोस्कोपिक सेल्फ इंजेक्टमी भी की है. उनमें से ज्यादातर पेशेंट्स की प्रेगनेंसी कैरी ऑन की है और चंद एक है जिनका मिसकैरेज भी हो गया. सो फर्टिलिटी की प्रैक्टिस में आई डोंट नो, हाइड्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी मैंने तो बहुत एनकाउंटर की है. 1 लाख में 1 से ज्यादा ही हमने एनकाउंटर किया है, जिसका बुक्स में होता है. लेकिन मुझे लगता है कि जब हम फर्टिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि मल्टीपल ओवुलेशंस होती हैं, तो हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी हम देखते हैं काफी. वी हैव सीन अ फ्यू. सो सिग्निफिकेंस ऑफ TVS इन IVF, जैसे अभी हम लोगों ने स्कैनिंग की. सो स्टिमुलेट, सबसे पहले IVF में कब कब स्कैन होता है, ये क्वेश्चन था. सो फर्स्ट स्कैन वी डू, एक तो जब पेशेंट को IVF के लिए हमने काउंसिल किया तो एक बेसिक हमें एक रोड मैप मिल जाएगा कि इस पेशेंट का हाइड्रोसेल्पिंग्स है, इसको एंडोमेट्रियोसिस है.
सो दैट इज डिफरेंट. आईवीएफ साइकिल के दौरान फर्स्ट हम लोग टीवीएस पेशेंट का करते हैं डे 1 या डे 2 ऑफ द साइकिल पे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप लोग अगर टीवीएस करते हैं तो आप लोग अपने क्लिनिक्स में अल्ट्रासाउंड गाइडेड सिस्ट एस्पिरेशन कर सकते हैं. इट्स वेरी इजी. और इसमें अगर आप लोग चाहेंगे कि हम आप लोगों को ट्रेन करें तो वो भी हम करेंगे, उसमें कोई इशू नहीं. सो फर्स्ट और सेकंड डे ऑफ आईवीएफ जब हम लोग स्कैन करेंगे उस दिन आप लोग अपने उसमें लिखेंगे इस पेशेंट की सिंपल सिस्ट अगर है और अगर वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ी है, इवन 1.5 सेंटीमीटर से बड़ी है, इट लुक्स लाइक अ फॉलिकल, उसमें उसका E2 का लेवल अहम है. इसकी ऑब्वियस नजर नहीं आई आपके टीवीएस ने. मैं बहुत देर अपनी प्रॉब्लम करती रही. देन आई हैव टू रिफ्यूज द पेशेंट एंड सेंड पर्सनोलॉजिस्ट टू डू फॉर स्कैन. तो इस तरह के केस के हम क्या हेल्प कर सकते हैं? क्या कभी हमें ओवरीज मिलती नहीं? हाँ जी. अब मुझे बताइए ये जो पेशेंट थी जो रेडियोलॉजिस्ट ने 1.9 सेंटीमीटर की ओवरी निकाली उसने एब्डोमिनल स्कैन पे निकाली. मुझे कहा दोनों की वो भी कार्डियो पेशेंट काफी देर उन्हें स्कैनिंग करनी. देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर वजाइनल अल्ट्रासाउंड, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजिस्ट ने कौन सा किया था. अगर उसने एब्डोमिनल स्कैन किया था ना, मुझे टीवीएस पे ओवरीज नहीं मिल रही, तो मैं उस स्कैन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूंगी. Inside the endometrial cavity through transcervical approach by inserting an instrument called a hysteroscope. It is a minimally invasive intervention. What I like about hysteroscopy, it is immediate diagnosis and many cases it is immediate management also. So उसी वक्त instantly you will be able to diagnose a problem and then when you treat the problem the patient conceive करेगा, you will get a lot of professional satisfaction. So diagnostic hysteroscopy and operative hysteroscopy is a standard procedure in gynecological practice and it needs to be safe and it is efficacious. It has a lot of efficacy as well. So the diameters of hysteroscopes, they are very variable, starting from small hysteroscopes, diagnostic ones 3 to 5 millimeter, to resectoscopes which are 8 to 10 millimeter. So it has two sheaths, the inner sheath and the outer. Inner में उसमें टेलीस्कोप होता है और एक outer sheath होती है जिसमें ऑपरेटिव पोर्ट होता है जिसके थ्रू हम ग्रास्पर सीजर वगैरह इंसर्ट करते हैं. ये फ्लेक्सिबल हिस्टेरोस्कोप है. दिस इज ऑनेस्टली आई थिंक ये एक पुरानी टेक्निक है. ये पहले इंट्रोड्यूस हुआ था स्पेशली उन कंट्रीज के लिए जहां के थिएटर जाना और एनेस्थीसिया लेना एक बहुत बड़ा काम है, जो कि फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है. हम लोग पेशेंट का हमारे पास एनेस्थेटिस्ट की अवेलेबिलिटी होती है, थिएटर हम लोग अपना ऑर्गेनाइज कर लेते हैं. सो फ्लेक्सिबल अप्रोच इज मोर फॉर डॉक्टर्स हु वांट टू डू आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी. व्हाट इंडिकेशन? सो व्हेन डू वी नीड टू डू हिस्टेरोस्कोपी? Ideally, all patients with infertility should have undergone a hysteroscopy. बहुत दफा पॉलिप्स होते हैं, सेप्टम होते हैं जो हमें अल्ट्रासाउंड पे नहीं दिखते. So hysteroscopy is a visual look of the endometrial cavity. Irregular bleeding है, recurrent miscarriages हैं, intrauterine adhesions, Mullerian abnormalities बहुत दफा होता है. अभी आई थिंक लास्ट वीक हम लोग एक पेशेंट की हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था. हम फाइब्रॉइड के लिए मायोमेक्टमी करनी थी और डायटेस्ट करना था और साथ मेरी आदत है मैं जब भी पेशेंट को थिएटर लेके जाती हूँ मैं उसकी हिस्टेरोस्कोपी जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपने पेशेंट को थिएटर लेके ही जाना है, आपने उसको एनेस्थीसिया देना ही है, तो आपका एक छोटा सा 5 मिनट का काम है हिस्टेरोस्कोपी भी आप उसकी करते हैं. तो यानी कि हमने ऐसे ही उसकी इंसिडेंटली हिस्टेरोस्कोपी हमने उसकी की तो हमने ये डिस्कवर किया कि उसकी यूनिकॉन्वेट यूट्रस थी. उसका सिर्फ हमें लेफ्ट ऑस्टियम देखा, हमें समझ नहीं आई. जब हमने उसको एब्डोमिनली देखा तो हमने ये रियलाइज किया कि उसका राइट हॉर्न ही बहुत छोटा सा था, जैसे हम लोग कितनी दफा सिजेरियन में एनकाउंटर करते हैं, आप लोग लेप्रोस्कोपीज में एनकाउंटर करते होंगे. सो इंसिडेंटली हमें पता चला अच्छा उसकी तो कैविटी है क्या. हालांकि टीवीएस में उसकी एक खूबसूरत यूट्रस थी और एक फाइब्रॉइड था, लेकिन वो कैविटी यूनिकॉन्वेट कैविटी थी जिसमें सिर्फ एक ऑस्टियम था. सो मुलेरियन एब्नॉर्मैलिटीज बहुत दफा हम हिस्टेरोस्कोपी में डायग्नोज करते हैं. पॉलिप्स, सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स, प्रॉक्सिमल ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन, मिसप्लेस्ड आईयूसीडीज जो इम्बेड हो जाती हैं, ये सारी इंडिकेशंस हैं फॉर हिस्टेरोस्कोपी. सो ये दैट इज हाउ वी सी अ पॉलिप. ये एडहीजन्स हैं, इनमें थोड़ी सी आप इसको रिजेक्शन करें, पेशेंट की एंडोमेट्रियम डीजेनरेट कर जाती है. दे स्टार्ट डेवलपिंग गुड एंडोमेट्रियम एंड इन लोगों की प्रेगनेंसी होने में बहुत हेल्प होती है. सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स हैं एंड देन मुलेरियन एब्नॉर्मैलिटी जैसे मैंने आपको बताया यूनिकॉर्नुएट नंबर 1 पे. ये पिछले तो नहीं हमने देखी है, इट वाज प्योरली इंसिडेंटल कि हमने इसको डिस्कवर किया. देखना उसमें की बात ना वैसे कुछ बस नहीं. व्हेन वी शुडंट डू हिस्टेरोस्कोपी if we are suspecting active pelvic infection or cervical infection, then we should treat the infection first before doing hysteroscopy, because otherwise हम उसकी infection को cervix से खुद ऊपर ट्यूब तक लेके जा रहे हैं. Uterine cavity greater than 10 centimeters, I don't think this is a contraindication honestly. Even if it is a big cavity, we should be able to do hysteroscopy. Severe medical conditions, इसमें जो oldies होती हैं, postmenopausal bleeding वाली patients हैं, उनमें usually of course we try not to give them anesthesia. We can easily and safely do hysteroscopy under spinal anesthesia. वरना अगर आपको टीवीएस पे ओवरीज नहीं मिल रही तो ज्यादा चांस है शी हैज लो वेरिएंट रिजर्व, आप उसका एएमएच कराएं.
उससे आपको किसी हद तक आइडिया हो जाएगा। अगर एएमएच कम है इसका मतलब ओवेरियन फेलियर है, ओवरीज में कोई फॉलिकल ही दूर दूर तक नहीं है, एट्रोफिक है, वो नहीं मिलेंगी। दैट इज 0.3 मैंने इसके बाद करवाया। लेकिन अब एएमएच कराया तो आपको आइडिया हो गया कि उसका 0.3 एमएच है, शी हैज लो रिजर्व। दैट इज द रीजन हमें बहुत दफा होता है कि आईवीएफ के पेशेंट की एक ओवरी मिलती है और नहीं मिलती। जो नहीं मिलती हम डॉक्यूमेंट करते हैं, लेफ्ट ओवरी नॉट विजुलाइज्ड, ताकि जब हम स्टिमुलेशन दें, बड़ी दफा होता है जब स्टिमुलेशन दें उसमें एक आधा फॉलिकल बन जाता है, फिर वो नजर आ जाती है, या फिर एब्डोमिनली कभी कभार ड्यूरिंग स्टिमुलेशन नजर आ जाती है। तो एएमएच आपको गाइड करेगा। बट डिपेंडिंग ऑन, एक बात इसमें बड़ी अहम है कि आप साइमल्टेनियसली लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं कि नहीं। अब उतना उसको फ्लूइड प्रेशर दें, क्योंकि उसके ट्यूब्स नेचुरली कार्बेशन की तो ओपन होगी, तो वो फ्लूइड ऑस्टिया से गुजर के कैविटी में जाएगा, वो पूरा पेरिटोनियल कैविटी में पानी भर जाएगा। सो इसलिए अगर हमें ना नजर आ रहा हो तो फिर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, आउटर पोर्ट को बंद करते हैं। वो भी मैं आप लोगों को ओटी में अभी दिखाऊंगी उसके प्रेशर का सिस्टम। और ट्यूबल पोटेंसी रहती है हो जाती है। हम लोग नहीं करते हिस्टेरोस्कोपिकली। हिस्टेरोस्कोपिकली ट्यूबल पोटेंसी नहीं चेक होती, वो हाइकोजी होता है, वो जो सेलाइन अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें लोग नीचे से वो फोम के साथ वो करके तो फिर टीवीएस में नजर आता है अगेन। सो हमने 2023 ऑनवर्ड्स तकरीबन 50% सक्सेस रेट हमने अचीव किया है, एंड दैट इज कंटिन्यूइंग टिल टुडे ऑल्सो। इस तरह की हमारी प्रोजेक्शन अभी चल रही है। वी हैव डन 150 प्लस केसेस हमारे तकरीबन अभी हो चुके हैं। सो इंशाल्लाह इस बार मुझे उम्मीद है कि हम लोग 450 केसेस को क्रॉस करेंगे। सो हमने वी स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी लो सक्सेस रेट एंड वी ग्रू। हमने उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, जैसा आप लोग देख सकते हैं कि हमारे नंबर ऑफ केसेस 19 से अराउंड 500 तक हम लोग चले गए हैं इन द लास्ट 5-6 ईयर्स, और हमने पॉजिटिव केसेस की रेशो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव की